देखो मैथमेटिकल लॉजिक ये जो टॉपिक है इसके अंदर इसका नींव क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये थोड़ा सा मैं रफली आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर डिटेल में देखते हैं। तो इसको लॉजिक भी बोलते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग लॉजिक बोल के इसको पकड़ेंगे। अब सबसे मेन चीज जो आपको यहाँ पर समझनी है कि लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट किसको कहा जाता है, ये सबसे पहला क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक के अंदर हम लोग किस तरीके के सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं, क्या कहा मैंने, किस तरीके के सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे, ये सबसे पहले हमें समझना है। एक बार हमें समझ में आ गया कि इसको स्टेटमेंट कहते हैं तो स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू की बात करेंगे हम, ठीक है। स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होती है, मी फक्त तुम्हाला आउटलाइन देते बरं का टॉपिकची, काय काय शिकायचं आपल्याला। तो स्टेटमेंट क्या है समझेंगे, स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। ये तो एक स्टेटमेंट के बारे में होगा। फिर स्टेटमेंट को आपस में जोड़ना है जिसके लिए हम लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करेंगे, जिसमें होगा एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, और एक निगेशन नाम का एक और कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव तो नहीं बोल सकते लेकिन इसको गिना जाता है कनेक्टिव के अंदर कि दिए गए स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट लिखना उसके लिए। तो स्टेटमेंट्स को, 2 या 3 स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ने के लिए ही लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज किया जाता है। ये जो मैंने सिंबल लिखे हैं ये एंड के लिए यूज होता है, ये और नॉर्मल और के लिए यूज होता है, ये इफ डॉट 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 देन के लिए यूज होता है, ये इफ एंड ओनली इफ के लिए यूज होता है, एंड ये निगेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, और जब आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हो इन लॉजिकल कनेक्टिव से तो जो बनता है उसको बोला जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। शायद अंग्रेजी में आपने इसका नाम सुना होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। फिर जैसे आपने एक स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सीखेंगे हम लोग, उसी तरीके से कंपाउंड स्टेटमेंट का भी फिर ट्रूथ वैल्यू हमें देखना है। फिर उसके लिए रूल्स आएंगे कि उनका ट्रूथ वैल्यू के लिए आपको ट्रूथ टेबल निकालना पड़ेगा, कुछ रूल्स होंगे उसको समझेंगे, ठीक है। फिर एक बार कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाए फिर उसके बाद में टॉपिक आगे बढ़ेगा, फिर आपको कंपाउंड स्टेटमेंट का भी बड़ा रूप देखने को मिल सकता है, फिर उसके ट्रूथ वैल्यूज देखेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे स्विचिंग सर्किट जो कि एप्लीकेशन है लॉजिक का, ठीक है। तो अब सबसे पहला आता है हमारे सामने कि भैया हम लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट किसको कहा जाता है, स्टेटमेंट किसको कहा जाता है, किस तरीके के सेंटेंस को हम लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट कहते हैं। तो जो भी सेंटेंस आपको दिया है, अगर उस सेंटेंस का आंसर हमें एस या नो में, हाँ या ना में मिलता है, हाँ या ना में इन द सेंस दोनों एक साथ नहीं होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट कहा जाएगा। समझ लीजिए बात, क्या कहा मैंने, हमें बिल्कुल क्लैरिफिकेशन होता है। अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने दिया है तो उसका जो आंसर है वो 2 तरीके का नहीं आना चाहिए, या मतलब दोनों पॉसिबिलिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, हाँ वाली और ना वाली। एक तो क्लियर कट हाँ हो या फिर ना हो। जैसे मैंने कहा कि सन राइजेस इन द ईस्ट, अब ये सेंटेंस है, ठीक है, या फिर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सेंटेंस है। ये दोनों भी सेंटेंस लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट कहे जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में अगर हम कई लोगों की राय ले तो क्या अलग अलग आ सकती है क्या? नहीं। मतलब इसको समझने का तरीका क्या है कि अगर मैं आप लोगों को वो सेंटेंस अगर कई लोगों को पूछा जाए तो सबका अगर आंसर सेम आता है तो बात खत्म है। अब कई बार इसके अंदर आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे मैं अगर कहता हूँ कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो क्या ये स्टेटमेंट बनेगा? नहीं बनेगा। मैंने कहा 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये एक सेंटेंस है। ये स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट बनने के लिए जरूरी क्या है, स्टेटमेंट बनने के लिए जरूरी है कि आपका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आंसर जो दे रहा है वो 2 तरीके के दे रहा है या एक ही तरीके के दे रहा है। अब आप लोग 50 लोग बैठे हो क्लास के अंदर, मैं बोल रहा हूँ कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो इसमें से कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग ना बोलेंगे। क्या? जिनको नॉलेज नहीं उनकी बात छोड़ दो, जिनको मैथ्स के बारे में पता नहीं उनसे नहीं बात कर रहे हम, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो जैसे मैंने कहा कि सन राइजेस इन द ईस्ट, अब अगर कोई बोलेगा सन क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, फिर भैया तू रहने दे, तेरे से बात नहीं हो रही इसके बारे में। जो बेसिक नॉलेज है वो अगर आपको पता है तो उस केस में आपका सेंटेंस है वो स्टेटमेंट तभी बनेगा जब आंसर सेम आ रहे हो। इस तरीके से समझना है। तो क्या 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो आप बोलेंगे हाँ भैया है, या फिर बोलेंगे ना,
तो ना बोलेंगे तो सब ना बोलेंगे, हाँ बोलेंगे तो सब हाँ बोलेंगे। अगर मैं बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया इज इन इंडिया, देखो वाहियात से मैं सेंटेंसेस बताऊंगा आपको, लेकिन हमें डिसाइड करना है स्टेटमेंट है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया इज इन इंडिया, क्या ये स्टेटमेंट है? क्या नहीं है? नहीं है, स्टेटमेंट है। अब देखो बहुत से लोग इस सेंटेंस में ये सोच रहे होंगे कि यार ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया में है नहीं, हमें उसकी बात नहीं करनी है, हमें बस ये देखना है जो मैं विधान कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। गलत है तो सबके लिए गलत होना चाहिए, सही है तो सबके लिए सही होना चाहिए। कहते क्या, जो भी हम सेंटेंस कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट होने के लिए जरूरी क्या है, सबके साथ जो उसका आंसर आने वाला है वो सेम हो। ऐसा ना हो कि कोई एक आध बंदा कहे कि नहीं ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिसके अंदर थोड़ा सा मैच झलकता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ x+5 इज इक्वल्स टू 3। अब मैं आपको बोल, ये सेंटेंस है, सेंटेंस समझते हो ना, सेंटेंस। इसके ऊपर आने से पहले चलिए थोड़ी सी अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी के अंदर एक होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, एक होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, और फिर होता है क्वेश्चन मार्क वाला जिसका नाम मुझे नहीं पता, और एक होता है ये साइन वाला। तो ये लॉजिक की दुनिया में ये बेकार सेंटेंसेस है जिसको स्टेटमेंट नहीं कहा जाता। रीजन ये है कि इंपेरेटिव में या तो रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, इस तरीके का, क्लोज द डोर, मतलब ये जो सेंटेंस है एक अरे रहने दो मैंने ये कहा क्लोज द डोर। अब इसमें वो बेचारा उठ के चला गया बंद करने के लिए, हो सकता है कोई ढीठ है, करो नहीं तो मतलब एक ही तरीके का रिस्पॉन्स आएगा क्या? नहीं। तो इंपेरेटिव बेकार चीज होती है जो स्टेटमेंट नहीं कहलाती। क्वेश्चन मार्क तो उससे भी वाहियात है। डू यू लाइक मैंगो, कोई कुछ भी बोल सकता है इसके अंदर, तो इसका कोई मतलब है क्या? हाँ या ना में आ सकता है क्या? एक ही चीज आ सकती है रिप्लाई में? नहीं आ सकती। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। हाँ बस झालं करून टाका एकदा काय ते, ये स्टेटमेंट कहलाएगा नहीं, इंपेरेटिव नहीं, क्वेश्चन मार्क वाला भी नहीं। ये व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। आप किसी को लग सकते हैं कि क्या है इसके अंदर, जैसे पिकासो की पेंटिंग्स है बहुत बढ़िया कहलाती है, मेरे समझ में नहीं आती। होता है मेरे पास वो नहीं, बीवी नहीं है मेरे पास, तो ठीक है। हाँ मतलब कई सारे, तो ये वाले जो स्टेटमेंट होते हैं ये बेकार होते हैं, ये भी स्टेटमेंट नहीं कहलाते। रीजन सिंपल है कि इसमें नतीजा कुछ भी नहीं निकलता, इसमें व्यक्ति निहाय अपने अपने वो होते हैं, क्या ओपिनियन है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले ये आपके दिमाग में रख लो कि अगर ये दिख जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं, तो बिल्कुल ना करार देना है इसको, ये स्टेटमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें से कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो असर्टिव में क्या होता है, असर्टिव जो होते हैं सेंटेंसेस वो स्टेटमेंट होते ही है। असर्टिव में सीधा सीधा विधान होता है ना, वो सही हो गलत हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन वो स्टेटमेंट बनेगा, उसके ट्रूथ वैल्यू की बात है, वो सही होना गलत होना तो बाद में देखेंगे, लेकिन वो सेंटेंस स्टेटमेंट हो सकता है। अब असर्टिव में जो मैथमेटिकल वाला होता है उसमें थोड़ी दिक्कत है। अब जैसे ये भी तो असर्शन ही बोल सकते हैं एक तरीके से हम लोग, हाँ। तो अब ये जो मैथमेटिकल सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है x+5 = 3, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या ये स्टेटमेंट है? कितने लोगों को लगता है? कितने को लगता है नहीं है स्टेटमेंट? कुछ लोग थे जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया था पहली बार, उनका क्या कहना है? ये स्टेटमेंट नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं है बेटा, इसको कहा जाता है ओपन सेंटेंस। ये क्या होते हैं? ओपन सेंटेंस, SENTENCE। ओपन सेंटेंस ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जब तक x को स्पेसिफाई नहीं करेंगे ये हाँ या ना में बताया नहीं जा सकता। ये अभी दोनों पॉसिबिलिटीज बता रहा है। अगर मैं x की जगह 10 रखता हूँ तो इसका आंसर ट्रूथ वैल्यू इसका ना आएगा, ये गलत स्टेटमेंट हो जाए, सेंटेंस हो जाएगा।
और अगर मैं सही वैल्यू रखता हूँ -2 रखता हूँ तो ये सही हो जाएगा। मतलब जब तक मैं x की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करता तब तक आप बता सकते हो ये स्टेटमेंट है या नहीं। मतलब इसका वैल्यू, इसका आंसर आप बता नहीं सकते ना सही या गलत में। ये दोनों पॉसिबिलिटीज को अपने साथ लेके चल रहा है। अनलेस आई विल स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ x, आगे जाके हम पढ़ने वाले, अभी स्ट्रेस मत लो, मैं बस बता रहा हूँ आपको। आगे जाके इन ओपन सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट। ये दो साइंस देखिए क्या, ये डिजाइन जो है इनको क्वांटिफायर कहा जाता है। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, हमें आगे पढ़ना है। तो कई सेंटेंसेस होते हैं जिनको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इन क्वांटिफायर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब तक क्वांटिफायर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक ये सेंटेंस ही रहेगा, इसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। क्वांटिफायर क्या करता है, वैल्यू देता है। जैसे मैं बोलता हूँ x + 5 = 3 फॉर ऑल, ये क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। n मतलब नेचुरल नंबर का सिस्टम। अब क्या ये स्टेटमेंट है? देखो ये गलत है लेकिन स्टेटमेंट तो है ना। क्या सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये सही है? नहीं। बस सभी क्या किसी नेचुरल नंबर के लिए सही नहीं है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सही नहीं है। नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ रख दो, आपको उन दोनों का एडिशन 3 आएगा ही नहीं। तो अगर मान लो मैं z डाल देता हूँ तो कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा अगर मैं कहता हूँ x + 5 = 3 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू z। z मतलब सेट ऑफ इंटीजर। क्या सभी इंटीजर्स के लिए ये सही है इक्वेशन? नहीं है। तो मतलब आप सभी का आंसर एक ही आ रहा है ना, नहीं है करके, तो ये स्टेटमेंट बनेगा। बात समझ में आ रही है? करते क्या करते? मग हे मॅथमॅटिकल ओपन सेंटेन्स झालं। असे बाकीचे पण असू शकतात, असर्शन मध्ये पण असं येऊ शकतं। मी म्हटलं इट इज ब्लॅक, तुम्ही म्हणणार इट काय, मी म्हणणार माहित नाही, मग तुम्ही म्हणणार हे स्टेटमेंट नाही। कळतंय का? इट इज ब्लॅक, इट काय रे, इट कळतंय का? म्हणजे खाली गेलं, इट कळतं तुम्हाला? अरे इट कळतं का? ही शी इट असतं ना काहीतरी, आय टी इट, सर्वनाम प्रोनाउन काय म्हणते, प्रोनाउन म्हणते ना त्याला, नाउन प्रोनाउन असतं ना, काय असते काय म्हणते इंग्लिश वाले, जाऊ दे काही, इट असतं ना। मी म्हटलं इट इज ब्लॅक, आता मी कोणाबद्दल बोलतोय याच्यात कळतंय का? मग याचं उत्तर हो पण असू शकतं, नाही पण असू शकतं। मी ब्लॅक बोर्ड बद्दल बोलत असेल तर हो होऊ शकतं, याच्याबद्दल बोललो तर नहीं होईल। मग हे लपलेलं आहे आंसर कशामध्ये, ये छुपा हुआ है आंसर आपका इसके अंदर। तो जब तक ये छुपा हुआ है तब तक कुछ बताया जा सकता है क्या? मग हे काय झालं रे, हे पण काय झालं आहे, असर्शन पण काय आहे, ओपन सेंटेंस। बात समझ में आ रही है? तो जो भी ओपन सेंटेंसेस है वो भी स्टेटमेंट नहीं कहलाएंगे। मज्जा चालू आहे का? तुम्हाला प्रश्न विचारतात बरं का की हे सेंटेंस स्टेटमेंट आहे की नाही आणि त्याची ट्रूथ वैल्यू लिया म्हणून। त्यामुळे तुम्हाला इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर ये तीनों में से आता है तो आंख बंद करके स्टेटमेंट नहीं है, अगर ओपन सेंटेंस आता है तो भी स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट कब बनेगा? ऐसी सिचुएशन में जब सारी दुनिया उसके लिए या तो हाँ बोले या ना बोले। सभी दुनिया का उसके लिए मत एक ही हो, हाँ ना में, एक ही साथ दोनों पॉसिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। कळतंय का? हाँ मग चला एक्सरसाइज, जी पहिली एक्सरसाइज है ते एक्सरसाइज वो जो एक आंसर है x + 5 = 3 वाला, वहाँ पे एक वैल्यू के लिए है ना? सही है। हाँ फिर वो पूरी तरह से एक आंसर नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। इसके लिए क्वांटिफायर की बात समझनी जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि x + 5 = 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। मैं कह रहा हूं सभी के लिए, हो सकता है कुछ के लिए सही हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं सभी x के लिए ये सही है, ऐसा मैं कह रहा हूं, जो कि गलत है। तो होगा ये स्टेटमेंट, मतलब इसमें हाँ और ना दोनों नहीं आते हैं। आपकी बात सही है कि एक -2 है जिसके लिए सही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ तो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ जाएगा। पर हाँ चला, हाँ मध्ये मध्ये बोलायच नाही बरं का, आपल्याला राग येतो मग, मध्ये बोलायच नाही। एक तर आपण शिकतो 10:15, आपण काय 10 तास लेक्चर आहे का? चला 10 तास लेक्चर काय उठून फिरून येत आहे, काही नाचताय, काही गाताय, काही होतंय, समजू शकतो आपण।
सव्वा घंटा जर आपण शांत बसू शकलो तर तुमची विल पॉवर आहे, तर तुम्ही कुठली तरी एक्झाम क्रॅक करू शकता. त्याच्यात जर तुम्ही अशी नाटकं केली तर विषय संपला. बरं, आणि मी तुम्हाला माझ्याकडून इनफ स्पेस भेटतो हसायला, हे करायला. ज्या पद्धतीचं माझं टीचिंग आहे त्याच्यामध्ये भरपूर तुमचं हसणं होऊन जातं, जेव्हा असं बोर्डही क्रिएट होत नाही. येड्याने बसले हो, काय चालू तुमचं आमचं चालू असेल, आम्ही आमचं काहीतरी बोलतो, असं काही होत नाही. बरं, मग आता स्टेटमेंट क्लिअर झालं तुम्हाला. मग चला, हा हे सांगितलं आता आपली मजा नाही करायची, त्यांचं हसायला येते. मग समजा आपल्याकडे एक सेंटेन्स आहे जे क्लिअर झाले, स्टेटमेंट आहे. मग जैसे ही स्टेटमेंट बनता है तो हमें पता है या तो वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. क्लियर है ना? तो अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसका ट्रूथ वैल्यू रहेगा ट्रू, और वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू रहेगा फॉल्स. ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है किसी भी स्टेटमेंट का, डिपेंडिंग ऑन दैट स्टेटमेंट. ऑस्ट्रेलिया इज इन इंडिया, ये स्टेटमेंट है लेकिन गलत स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हो गया फॉल्स. इसको डिनोट करेंगे कैपिटल F से. अब जैसे मैंने इस क्वांटिफायर का इस्तेमाल करके इस ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या है? ये गलत है कि सभी इंटीजर्स के लिए सही हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. तो ये क्या होगा? इसका ट्रूथ वैल्यू बन गया फॉल्स. तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक सेंटेंस दिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट है, अगर है तो इसका ट्रूथ वैल्यू बताइए, नहीं है तो फिर बताने की जरूरत नहीं. करते क्या? लक्ष देते? अच्छा लगा. एक्सरसाइज मधले पहिले एक्सरसाइज मधलं पहिलाच क्वेश्चन, ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी पुस्तकात बघा, ज्यांच्याकडे नाही त्यांनी माझ्याकडे बघा. देखो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए. अब आपस में बात नहीं. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स. नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट्स है ये आपको बताना है. जस्टिफाई योर आंसर. इन केस ऑफ स्टेटमेंट राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू. जस्टिफिकेशन में अगर देखो स्टेटमेंट है तो है, नहीं है तो उसके लिए जस्टिफिकेशन देना होता है, जो भी होता है. अगर हो सकता है वो इंपेरेटिव स्टेटमेंट हो, या फिर क्वेश्चन वाला क्या होता है, इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, तो आप लोगों को बस वो चीज बतानी है. मेन चीज है इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट है कि नहीं पहचानना है और उसका ट्रू वैल्यू मुझे बताना है. चलिए पहला वाला 5 + 4 = 13. देखिए पहला सेंटेंस 5 + 4 = 13. क्या ये स्टेटमेंट है? है. और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स. क्योंकि 5 + 4 9 होता है. तो स्टेटमेंट तो है लेकिन गलत स्टेटमेंट है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया? F. फॉल्स. नंबर 2 x - 3 = 14. क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं है, बिकॉज दिस इज ओपन सेंटेंस. एज गिवन सेंटेंस इज ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. अगर बोर्ड में पूछते हैं तो वाली बात है. जस्टिफिकेशन. नंबर 3 क्लोज द डोर. नहीं है, तो कतई नहीं हो सकता. 4 0 is a complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर माहिती का? कॉम्प्लेक्स नंबर काही झाले कॉम्प्लेक्स नंबरचं इंट्रोडक्शन? 0 कॉम्प्लेक्स नंबर आहे का? स्टेटमेंट आहे का पहिले? तर 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. स्टेटमेंट है, ट्रू है, फॉल्स है? देखो अगर कोई लोग ट्रू बोलेंगे, कोई फॉल्स बोलेंगे, तो फिर तो स्टेटमेंट ही नहीं बनेगा. तो मैथमेटिकल बात है, तो इसका तो क्लियर कट नॉलेज होना चाहिए. हाँ बताओ भैया, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं. चलो बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a + आयोटा b के फॉर्म में जिसको लिखा जा सकता है उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर. तो क्या 0 को 0 + आयोटा 0 या 0 आयोटा नहीं लिखा जा सकता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? है ना? खत्म. तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा इसका? फिर हाँ, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट. प्लीज आया खत्म. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर. अब ये थोड़ी टेक्निकल बात हुई. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर.
स्टेटमेंट भी है और ट्रू भी है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं बताया नहीं जा सकता, बड़े छोटे हो सकते हैं, एंगल सेम हो, है ना, लेकिन कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर होती ही है। तो ये स्टेटमेंट भी है और ट्रू स्टेटमेंट है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। देखो ऐसा घटित होता है सिर्फ 1 और 0 के साथ में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन है क्या? नहीं। तो वेरिएबल आया है लेकिन क्वांटिफायर नहीं है, तो ऑब्वियसली ओपन सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट बनेगा नहीं, क्योंकि ये ओपन सेंटेंस है। ठीक है, ठीक है ना? A quadratic equation cannot have more than 2 roots. A quadratic equation cannot have more than 2 roots. बताइए, ये स्टेटमेंट है, ट्रू है, स्टेटमेंट भी है और इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से ज्यादा रूट हो सकते हैं क्या? नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है? किसी भी इक्वेशन का जो डिग्री उतने उसके रूट्स। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू लाइक मैथमेटिक्स? भैया ये स्टेटमेंट नहीं। देखो ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया भाई, मैथ ही तो जीवन है, मैथ ही जीवन है और फिजिक्स भी जीवन है, केमिस्ट्री कतई नहीं। मेरे लिए बोल रहा हूँ सर, क्वेश्चन मार्क। शाबाश, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आइडेंटिटी होता है कि ये कतई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। कई बार मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको अंग्रेजी की बहुत जुजबी नॉलेज आहे, म्हणजे एकदमच, तर मग म्हणजे मी इंग्लिशमध्ये बोलायचं म्हणलं तर पहिले ग्रॅमॅटिकली आपण तयार करतो, मग तिथून इंग्लिश कन्वर्ट करतो, मग ते यायला वेळ लागतो माझ्या। मग आमच्या सारख्यांना समजा बऱ्याच वेळेस कळत नाही डू, पण हे लगेच आम्ही ओळखतो, हां ये स्टेटमेंट ना बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 10th नंबर, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिमेला सूर्य मावळतो, मावळू द्या, ये स्टेटमेंट आहे आणि इसकी ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते, 11, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। ये क्या बात हुई? तो बेकार स्टेटमेंट है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है, स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है। आगे बढ़ते बेटा, 12, कैन यू स्पीक इन मराठी? ऑफ कोर्स वी कैन स्पीक इन मराठी, वी मस्ट, नहीं हम बात कर सकते हैं मराठी में, लेकिन क्वेश्चन मार्क है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। हाँ, तो जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पे था कैन यू स्पीक इन मराठी, तो क्योंकि ये वाला है तो स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 when x is equal to 7। अब ये स्टेटमेंट बनेगा, क्योंकि x का वैल्यू स्पेसिफाई किया है, उससे आप ट्रू या फॉल्स तक पहुंच सकते हैं। अब ये सही है कि नहीं आपको चेक करके देखना पड़ेगा, है ट्रू, सही है। हाँ, for x is equal to 7 this value satisfies this equation and that's why ये स्टेटमेंट भी है और ट्रू भी है। हाँ बेटा, तो बेटा, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, बेटा क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ क्यूब रूट of unity is statement 0. The sum of cube root of unity is 0. The sum of cube root of unity is 0. Statement है, सही है गलत है? गलत है। इसका मतलब आप लोगों को पता नहीं। इसका मतलब हाँ, एक अपन एक बोलो ना, अरे बोला बोलत जा, इतना का यूनिटी मतलब 1, यूनिटी मतलब 1, ये बोला यूनिटी, ये बोला यूनिटी, ये मैथ वाली यूनिटी है। ए प्रश्न काय आहे? द सम, सम म्हणतो ना बेरीज, सम, सम कुणाची? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आता आपल्याला काय प्रॉब्लेम, आपल्याला युनिटीचं क्यूब रूटच माहित नाही,
तुम्ही तर म्हणले कॉम्प्लेक्स नंबर शिकले म्हणून. पूर्ण नाही सर. पूर्ण नाही थोडंसं. अरे म्हणजे शिकले ते अल्जेब्रा पार्ट शिकले ना, त्याच्यात येतं ना क्यूब रूट ऑफ युनिटी. सांगा क्यूब रूट ऑफ युनिटी. बरं चला हा चला शब्दशः अर्थ घेऊ. क्यूब रूट युनिटी, क्यूब रूट ऑफ युनिटी माहित नाही, माहित करूया. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड 1 is equals to x cube, that t is x cube minus 1 is equals 0. a cube minus b cube चं एक्सपान्शन यायला पाहिजे. a minus b in one bracket a square plus ab plus b in another bracket. दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन 0 म्हणजे एक ते x minus 1 0 किंवा x square plus x plus 1 is equals to 0. मग क्यूब रूट ऑफ युनिटी मध्ये एक रूट आलं 1, बाकी दोन रूट काढायचे. हे इक्वेशन सॉल्व्ह करावं लागेल. हे इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी फॅक्टरायझेशन कामाला येत नाही. श्रीधराचार्यास फॉर्म्युला आपल्याला यूज करावा लागेल आणि त्यासाठी a1 ba1 ca1 b स्क्वेअर मायनस 4ac 1 minus 4 that is minus 3 म्हणजे x is equals to minus b plus minus under root of minus 3 divided by 2a मतलब 2 म्हणजे x ची व्हॅल्यू काय आली रे -1 plus or minus 3 iota divided by 2 म्हणजे तुमचे रूट्स काय झाले रे. हे इक्वेशन होतं. दिस इज इक्वेशन. इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब जो भी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे दैट विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो क्योंकि 3 पावर है तो 3 रूट्स रहेंगे. एक हो गया 1. आपल्याला फक्त एवढंच माहिती रे क्यूब रूट ऑफ 1 म्हणजे 1 असतं. हे माहिती पण हे लहानपणी जब बचपन में थे छोटे थे तब की बात है नहीं है. अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी जिंदगी में आया तो 1 के क्यूब रूट्स कितने बने 3 बने ना. 2 उसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो जो बाकी 2 बचे रूट्स है वो क्या है -1 plus 3 iota divided by 2 और तीसरा रूट है -1 minus 3 iota divided by 2. अब वो क्या बोल रहे हैं ये जो 3 रूट्स है यूनिटी के these are the 3 roots of unity. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब these are the 3 roots of 1. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये है ना वो 3 रूट्स यूनिटी के. तो क्या इनका सम 0 आता है ये हमें बताना है ना, ये हमें चेक करना है. तो करिए इनका सम -1 plus 3 iota divided by 2 plus -1 minus 3 iota divided by 2 और तीसरा रूट है 1. एलसीएम ले लिया 2 तो -1 plus 3 iota -1 minus 3 iota plus 2 3 iota उड़ा ले 2 minus 2 0 0 by 2 0. तुम्ही कसं काय नाही म्हणत होते. मतलब क्यूब रूट ऑफ युनिटी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ युनिटी क्या आता है 0 आता है. याच्यानंतर किमान 12वी संपेपर्यंत लक्षात ठेवा की युनिटीचे क्यूब रूट 3 कोणकोणते. एक असतं 1 आणि बाकी असतात -1 प्लस -3 iota by 2. यालाच तुम्ही लोक ओमेगाचा स्क्वेअर असं पण डिनोट करतात. एकाला ओमेगा म्हणतात आणि दुसऱ्याला ओमेगाचा स्क्वेअर. ओमेगाचा स्क्वेअर ठीक आहे ओमेगा. तो फिजिक्स वाला ओमेगा इकडे नका आणू. हा वाला हा तो नाव दिसतो. अच्छा हा डब्ल्यूला थोडंसं असं केलेलं आहे कळले का. तर एकाला ओमेगा म्हटले. बरं याची गंमत अशी आहे की म्हणजे हे कोणते एकाचा स्क्वेअर अगर किसी भी एक का स्क्वेअर करे तो दूसरा मिल जाता है. कळतंय तुम्हाला. अरे मला तरी सांगा तुम्ही म्हणता ना मला की याच्यातलं नेमकं तुम्ही ह्यालाच का ओमेगा म्हणले ह्याला का ओमेगा स्क्वेअर नाही म्हणले असं वाटू शकतं ना. वाटू शकतं की नाही. म्हणजे भाऊ मला तर वाटतंय असं. तर कोणाला ओमेगा म्हणा दुसऱ्याला ओमेगा स्क्वेअर म्हणा काही फरक नाही पडत. कळतंय का. कारण तुम्ही याला ओमेगा म्हणताय म्हणजे ह्याचा स्क्वेअर हा म्हणताय ना तुम्ही. याचा अर्थ हाच झाला ना. अगर मैं इसको ओमेगा कह रहा हूँ तो इसी का स्क्वायर ये आना है तभी तो मैं इसको ओमेगा स्क्वायर कह रहा हूँ. बाप रे. अरे बाबा क्यूब रूट ऑफ युनिटी 1 हा -1 प्लस 3 iota by 2 -1 minus 3 iota by 2. प्रचलित चलन यांची ओळख कशी केली जाते. क्यूब रूट ऑफ युनिटी काही जण शायनिंग मध्ये 1 ओमेगा स्क्वेअर म्हणत असतात. मग हे ओमेगा याला म्हणतात ओमेगा स्क्वेअर याला म्हणतात. तुम्हाला वाटलं तुम्ही याला ओमेगा म्हणा याला ओमेगा स्क्वेअर म्हणा काही फरक पडतो का. हे बघा तुम्ही जर याला ओमेगा म्हटले तर ह्याचा स्क्वेअर हा येतो. मग मी याला ओमेगा स्क्वेअर म्हटलं तो 1 ओमेगा स्क्वेअर क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी आणि ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय है. मग हे लक्ष ठेवणं की याच्यानंतर. तो कई बार ऐसे होता है कि सीईटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है. सिंपल सेंटेंस देखी कि स्टेटमेंट है और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा. अब वो अगर इस तरीके का है तो बहुत से बच्चे गलत हो जाएंगे क्योंकि उनको क्यूब रूट ऑफ युनिटी के बारे में पता ही नहीं है. म्हणून बऱ्याच वेळेस त्याच्यामुळे तुम्ही मिसलेनियस मधले पण जो क्वेश्चंस है बुक के अंदर की मिसलेनियस के अंदर दिए हुए वो भी देख लो. उसमें से हो सकता है कोई चीज़ अगर नहीं पता है मैथमेटिकल तो उसका ट्रूथ वैल्यू लिखने के लिए वो पता होना जरूरी है. ठीक है.
हाँ, तो क्या समझे, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया। चला पूरा इट रेन्स हेवीली, इट मतलब ओपन हाँ ओपन हो गया, इट रेन्स हेवीली मतलब ओपन सेंटेंस हो गया, तो स्टेटमेंट बनेगा क्या, नहीं। तो लास्ट के सेंटेंस में इट आया हुआ है जो रेफर करता है नॉन कंफर्मेशन को, हमें पता नहीं किसकी बात हो रही है, ठीक है। हाँ, मतलब हो सकता है कि बिल्कुल छींटे गिर रहे हो जिसको कोई बारिश भी ना करे, किसी को ले थूक रहे हो ऊपर से मतलब ये भी हो सकता है ना, तो वो उसको बारिश कहेंगे क्या, और उसको अगर कोई बैठ के बोल रहा है कि इट रेन्स हेवीली, तो आप कहेंगे क्या भाई अच्छी बात हो रही है यहाँ पे, तो हे यार ठीक है। तर ही होती आपली पहिली पायरी जो हमने सीखा है कि मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर किस तरीके के सेंटेंस को स्टेटमेंट कहा जाता है और वो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स कब बनता है। अब सवाल आगे बढ़ाते हैं, सवाल नहीं अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो एक स्टेटमेंट हो तो मजा आहे, मग गुदगुले एक स्टेटमेंट दिले माझ्या वाटलं हां ट्रू आहे फलान डिंकला, स्टेटमेंटला स्टेटमेंट जोडले आणि मग ट्रूथ व्हॅल्यू विचारली, मग काय करणार, काही जोडले म्हणजे काही बी, 2 इज इवन नंबर अँड काय मुंबई इज इकॉनॉमिकल कॅपिटल ऑफ इंडिया, झाले दोन स्टेटमेंट जोडून दिले, 2 इज इवन नंबर एंड मुंबई इज इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये दो सेंटेंस को मैंने एंड से जोड़ दिया। अब आपको पूछ रहा हूँ इसका ट्रू वैल्यू बताइए, है ट्रू, लेकिन अभी हम लोग इसको ऐसे समझ के नहीं करेंगे, हम लोग रूल से लिखेंगे, ट्रूथ टेबल से, हाँ, क्योंकि इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हमारा अगला है कि कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनता है। कंपाउंड मतलब क्या, दो स्टेटमेंट को जोड़ के बनाया जाने वाला स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये बनाने के लिए आपको जरूरत है लॉजिकल कनेक्टिव्स की, जिसको हम उधर क्या बोलते हैं, ये क्या होता है एंड और इंग्लिश में क्या होता है, प्रपोजिशन होता है क्या, बरं जाऊ दे, कंजंक्शन नका म्हणू कारण आपल्या इथे वर्ड यूज करायचा येतो, म्हणजे कंजंक्शनच म्हणतात का, कोणकोणते कंजंक्शन, बस म्हणजे याचा अर्थ ते वर्ड नाही वापरायचं आपल्या इथे, कारण आपण इथे अँडलाच कंजंक्शन म्हणणार, नुसत्या अँडला कंजंक्शन। हाँ, तर मेन गोष्ट, मेन चीज देखनी है कि अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट है उनको जोड़ना है, उनको जोड़ूंगा तो मैं उसको कहूंगा कंपाउंड स्टेटमेंट। जोड़ेंगे किससे, जिससे जोड़ रहे हैं उसको कहेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या कहेंगे उसको, ये माझं येलं है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्ह कोण कोणते लॉजिकल कनेक्टिव्स आहेत, आता इथून पुढे लक्षात घ्या, पी क्यू आर एंड एस आर द 4 स्मॉल लेटर वर्ड्स, क्या नहीं स्मॉल लेटर वर्ड्स आर स्मॉल लेटर्स विच आर जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को दर्शाने के लिए हम लोग स्मॉल पी स्मॉल क्यू सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है ना हमें स्टेटमेंट्स को अभी, तो पी क्यू आर एस जो है ये हम स्टेटमेंट को, जैसे अब जैसे मान लो कि हमने देखा था 2 इज इवन नंबर, ठीक है। अब इसको मुझे 2 इज इवन नंबर एंड मैंने क्या बोला था, मुंबई इज कैपिटल ऑफ इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे मैंने बोला, सही है क्या वो, बताओ दे। तो अब अगर मुझे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ये तो कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, क्योंकि इसमें लॉजिकल कनेक्टिव होगा एंड, ये एक स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है, दोनों को जोड़ दिया एंड से। अब इसको मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो मैं कहूँगा कि लेट P denotes 2 is even number and Q denotes Mumbai is this। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन गया, P एंड को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, तो P एंड Q ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट। तो PQRS जो है वो स्टेटमेंट को निर्देशित करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है, सबसे पहला आता है एंड, ठीक है, सबसे पहला आता है एंड, और इसको इसके लिए सिंबल क्या है, ये वाला। फिर दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव आता है और इसके लिए सिंबल क्या है, ये वाला। फिर तीसरा आता है इम्प्ली, इफ देन, इफ डॉट 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 देन, सिंबल है ये वाला, आप लोग बांध भर कर, इफ एंड ओनली इफ, और इसको IFF भी कहते हैं, इफ एंड ओनली तो शॉर्ट में। तो ये 4 आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, इनको लेके आप 2 स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं।
एंड को लेके आप दो स्टेटमेंट को जोड़िए, और को लेके जोड़िए। इफ एक स्टेटमेंट देन दूसरा स्टेटमेंट, तो इफ के बाद एक स्टेटमेंट आएगा, देन के बाद दूसरा स्टेटमेंट आएगा, इन दोनों को इफ और देन से जोड़ दिया। इफ एंड ओनली इफ से भी दो स्टेटमेंट को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये चार हो गए लॉजिकल कनेक्टिव, और ये हो गए उनके नोटेशंस कि इससे आप इसको डिनोट करेंगे। एंड को डिनोट करेंगे इस तरीके से, जो कैप होता है ना वेक्टर्स के अंदर, यूनिट वेक्टर्स के ऊपर कैप रखते हैं आप लोग। किसी भी यूनिट, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है ना, जैसे ए बार वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर आपने लिख दिया ए कैप, तो ये जो ऐसे कैप वाला सिंबल होता है ना, तो ये यूज होता है एंड के लिए। इसको उल्टा कर दिया और मिल गया, ये आपलं धनुष्य बाणातलं बाण आणि दोन साईडचं बाण। ठीक आहे, गेला पुढे तर ठीक नाही, आला आपल्याकडे तसं नसतं। 1 2 3 4। मग आता तुम्ही आपने दो स्टेटमेंट को एंड से जोड़ दिया, बन गया कंपाउंड स्टेटमेंट। तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को किस नाम से पुकारेंगे आप, किस नाम से बुलाएंगे? हाँ, तो जब एंड से कोई दो स्टेटमेंट जोड़े जाते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। क्या बोलेंगे? किस तरीके के कंपाउंड स्टेटमेंट को कंजंक्शन बोला जाता है? जो स्टेटमेंट्स एंड से जोड़े जाते हैं। ठीक है, एंड से जोड़ा गया स्टेटमेंट दिखा तो उसको क्या कहेंगे? अरे नाव आहे नुसतं, तसं काय पाहिलं माझ्याकडे, तो नाव आहे ते कंजंक्शन कहते हैं। अगर और से दो स्टेटमेंट को जोड़ दिया तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है उसको क्या कहेंगे? डिसजंक्शन। अगर इफ देन से दो स्टेटमेंट जोड़े गए तो उसको क्या कहेंगे? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन। और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहते हैं? और कंडीशनल स्टेटमेंट। और अगर दो स्टेटमेंट को इफ एंड ओनली इफ से जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर क्या कहेंगे? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। पावर। ठीक है, आता आपण जाऊया नियमांकडे की अगर आपको एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, अगर आपको एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है जिसको जोड़ा गया है एंड से, तो उस तरीके के कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो देखिए मेरे पास दो स्टेटमेंट्स है जिनको मैं P एंड Q से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं ट्रुथ टेबल्स फॉर डिफरेंट कंपाउंड स्टेटमेंट्स, फॉर डिफरेंट कंपाउंड स्टेटमेंट। तो सबसे पहला आएगा, एक मेरे पास स्टेटमेंट है जिसको मैंने P से डिनोट किया, दूसरे को Q से। तो इन दोनों से बनने वाला जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो होगा P एंड Q। काही जण हेच लिहिण्यामध्ये व्यस्त आहे, मी हे मिटवत नाही, बस संपला विषय। ह्याच्या इकडे जर आलो तर काय करायचं करा, तिकडे राहणारच नाही आता मी, आता इकडे लक्ष आहे। एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, दोनों को जोड़ दिया एंड से, तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन। अब मुझे ये तय करना है कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना है दो स्टेटमेंट को जोड़ के, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? तो मुझे आप बताइए, जो दो स्टेटमेंट आप लोग जोड़ रहे हो, जरूरी है कि दोनों ट्रू हो? नहीं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? 4 पॉसिबिलिटी बनती है। या तो दोनों ट्रू हो, या फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स। मग रूल काय सांगतो? रूल ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब उसके दोनों स्टेटमेंट्स जिनसे वो बना है वो दोनों भी ट्रू हो। बाकी केसेस में वो क्या होगा? फॉल्स होगा। हा नियम म्हणून लक्षात ठेवायचा। कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट, कोई भी नहीं, कंजंक्शन वाला जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू कब होता है? व्हेन बोथ द सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट मतलब जिनसे वो बना है, व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू। If one of them is false, then whole compound statement is false. हे बा, ह्या कंपाउंड स्टेटमेंटचे आहे ट्रूथ व्हॅल्यूज आहे। वेळ आहे आणखी? मला तो
टाइम तुमच्या चेहऱ्यावर दिसला म्हणून मी तिकडे एकदा कन्फर्म करावं. चला एक कळतंय का तुम्हाला मी काय बोलतोय? कंपाऊंड स्टेटमेंट दिलेले ली टू नुसता ली एकदम भारी लिहून का. कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास है, हमें तय करना है वो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. इसके पहले हमने क्या किया था, एक ही स्टेटमेंट था, उसका ट्रूथनेस और फॉल्सनेस चेक किया था. अब स्टेटमेंट जोड़ के आएंगे आपस में, तो हम लोग रूल देख रहे हैं कि अगर कंजंक्शन वाला कंपाउंड स्टेटमेंट आता है तो वो तभी ट्रू रहेगा जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू रहेंगे, बाकी केस में उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नंबर 2. अब 2 स्टेटमेंट से हमें ये कहानी पता चल चुकी है. क्या कि कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? 4. आणि हे असंच ठेवा, उगं काही नका करत बसू, सोपं जातं. कारण पुढे मोठे मोठे टेबल्स तयार करायचे. तर सिक्वेन्स असा ठरवते, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स. कारण जर 3 स्टेटमेंट असतील आणि तुम्हाला जर पुढे ट्रूथ टेबल काढायचं असेल तर 3 स्टेटमेंटचा कसा येणार? टी 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 हे यार मी तिकडे प्रॉबिलिटी चालले गेलो. ते हेड टेल वाला नव्हतं का? 3 वेळेस कॉइन टॉस केली, टी 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 एच. इथं काय येणार आहे हे बघा. तसं हे फक्त टेल्सला ट्रू आहे समजा आपला. टी 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 एफ, त्यानंतर टी एफ एफ टी. बस झालं. काय केलं मी पहिले? अरे 3 स्टेटमेंट आहेत ना, 3ही ट्रू असू शकतात. पहिले 2 ट्रू असतील, तिसरा फॉल्स, किंवा पहिला ट्रू दुसरा फॉल्स तिसरा ट्रू, किंवा पहिला फॉल्स बाकी 2 ट्रू. ह्या 4 पॉसिबिलिटी झाल्या. आणखी 4 पॉसिबिलिटी काय म्हणतात? 3ही फॉल्स, 2 फॉल्स. म्हणजे कळलं ना तुम्हाला? टी 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 लिहायचं, शेवटचं टी उडवायचं, एफ टाकायचं, पुन्हा इकडे एफ आणायचं, पुन्हा इकडे एफ 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 एफ, पुन्हा राईट साईडचं उडवायचं टी, पुन्हा टी, पुन्हा टी. ठीक आहे, ठीक आहे. पुढे सांगेल मी तुम्हाला. हा, आता या 2 स्टेटमेंटला कशाने जोडता येते? मग और मध्ये ज्यावेळेस जब आप और से 2 स्टेटमेंट को जोड़ देते हो तो वो जो स्टेटमेंट बन रहा है याला कसं वाचतं तरी पी एंड क्यू. हाँ, उसको ऐसे पढ़ेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में पी एंड क्यू. ये होगा पी और क्यू. ठीक है. हाँ, तो ये कब ट्रू होगा? जब दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू बन जाता है. और में क्या होता है, दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो भी पूरा स्टेटमेंट ट्रू कहलाता है. तो यहाँ तो दोनों के दोनों ट्रू है, तो हे तर काय ट्रू राहणारच आहे, कारण कमीत कमी एक ट्रू पाहिजे. तो इथे एक ट्रू है म्हणजे पूर्ण स्टेटमेंट ट्रू, इधर ट्रू है, एक स्टेटमेंट ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स. तो और के लिए क्या ध्यान में रखना है कि और वाला जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स कब होता है? जब दोनों फॉल्स होते हैं, बाकी केस में ट्रू रहता है. एंड के लिए कैसे ध्यान में रखेंगे? एंड वाला जो कंपाउंड स्टेटमेंट वो ट्रू कब होता है? जब दोनों ट्रू होते हैं तब ट्रू होता है, बाकी केस में फॉल्स होता है. एक ही चीज याद रखेंगे ना, कंपाउंड स्टेटमेंट अगर एंड से जुड़ा है, कंपाउंड स्टेटमेंट आपको दिया है और वो अगर एंड से जुड़ा है, हाँ बेटा एंड से जुड़ा है, तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए. और से जुड़ा है तो वो फॉल्स कब होगा? जब दोनों फॉल्स हो गए, बाकी केसेस में ट्रू रहेंगे. कहते हैं क्या? तीसरा P Q, if P then Q, या फिर इसको पढ़ते कैसे? P implies Q. P implies Q. ते थोडंसं म्हटलं, सॉरी. याला कसं वाचणार आहे? P implies Q. हा हा. मग आता हे सगळ्यात महत्त्वाचं बरं का, लक्षात ठेवण्यासाठी. मुलांचं ह्याच्यामध्येच कन्फ्युजन होतं, म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की ऑर्डर सेम ठेवायची. टी 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 एफ एफ टी एफ एफ. आता याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं की हे फॉल्स कधी असतं, तर हे सॉरी हे ट्रू कधी असतं? ज्यावेळेस पहिलं स्टेटमेंट ट्रू असेल, दुसरं फॉल्स असेल, त्या केसमध्ये ट्रू असतं, बाकी सगळ्या केसमध्ये फॉल्स असतं. एकदा चेक करू द्या मला. काय झालं? मी उलट केलं. पहिलं स्टेटमेंट ट्रू, दुसरं फॉल्स, तर हे होणार फॉल्स, बाकी केस मध्ये ट्रू. ठीक आहे.
बेटा रूल है कि जब आप देखो, आप उसको मतलब ऐसे भी समझ के कर सकते हो। जब आपके सामने स्टेटमेंट आएंगे, जब आपके सामने दो स्टेटमेंट आएंगे जिनको if और then से ज्वाइन किया गया है, तो आप उसका मतलब जान के भी समझ सकते हो। If this happens then this happens. If you work hard then you will get success in exam. सक्सेस की जगह कुछ और रख सकते हैं, you will get 100% in exam वगैरह। अब ये दो स्टेटमेंट if और then से जोड़े गए हैं, तो उनका ये कहना है कि आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। अब अगर पहला ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है, तो पूरे स्टेटमेंट को फॉल्स कहा जाएगा। बाकी दो केसेस में पहला फॉल्स होता है, दूसरा ट्रू होता है, तभी भी ट्रू स्टेटमेंट है, और ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, तभी भी ये ट्रू है। अब इसमें क्या होता है, बहुत बार जब हम ऐसे सोचते हैं, जैसे हम इन जनरल सोचते हैं ना, उस तरीके से सोचते हैं तो थोड़ा डमाडोल लगता है कार्यक्रम। लेकिन अभी ये एज अ रूल आपको ध्यान में रखना है कि इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, सिर्फ उसी केस में आपको जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स लेना है, बाकी केसेस में आपको ट्रू लेना है। इसलिए सोचना नहीं है वहां पर कि उसका एक्चुअल में वैल्यू क्या हो रहा है, वैल्यू नहीं सॉरी, उसका एक्चुअल में नतीजा क्या निकल रहा है वो नहीं सोचना है। देखो जब आगे जाके आपको क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और आपको अगर P इंप्लाइज Q का वैल्यू निकालना है तो आपको उस स्टेटमेंट का P का ट्रूथ वैल्यू निकालना है, Q का ट्रूथ वैल्यू निकालना है, फिर T इंप्लाइज F आता है या बाकी केसेस आते हैं देखने हैं, उसके हिसाब से नतीजा लिखना है। दिमाग से सोचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और उसमें आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, हम आगे कई सारे इफ देन वाले स्टेटमेंट देखेंगे, उसमें आप करके देखना। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार ये क्या, मतलब कई बार ऐसे लगेगा कि ये वाला सिचुएशन जो है वो ट्रू कहलाने के लायक नहीं है, फॉल्स कहलाने के लायक है, लेकिन ये रूल है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब इफ देन वाले स्टेटमेंट आएंगे तब हम लोग ये लगा के देखेंगे ये क्या है, ये चार पॉसिबिलिटीज है दो स्टेटमेंट्स की, कि वो दो स्टेटमेंट दोनों के दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो जो इफ देन वाला है वो फॉल्स की सिचुएशन में होगा जब पहला ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा, बस इसी सिचुएशन में, बाकी सिचुएशन में ट्रू होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे स्टेटमेंट्स आएंगे इम्प्लीकेशन वाले, तब हम ये देखते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लो ये वाला सिचुएशन आ गया, तो क्या ये सच में ट्रू कहलाने के लायक है? ठीक है, वो हम देखेंगे, लेकिन रूल के हिसाब से क्या ध्यान में रखना है आपको, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो स्टेटमेंट पूरा फॉल्स, बाकी केस में स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, हाँ, तो रूल के हिसाब से ध्यान में रखो, बाकी दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है आंसर गलत हो जाएगा। फिर P Q दोनों ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर आएगा P इफ एंड ओनली Q। अब यहाँ पर जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसको डबल एरो हेड से ज्वाइन किया है, मतलब इफ एंड ओनली इफ वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऐसे में अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी पूरा स्टेटमेंट ट्रू, बाकी दो केस में ये रहेगा फॉल्स। कहते हैं इफ एंड ओनली इफ से अगर आपके दो स्टेटमेंट जोड़े गए हैं, तो अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट का नतीजा ट्रू लिखना है, दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होते हैं तभी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का नतीजा ट्रू लिखना है। अगर एक ट्रू और एक फॉल्स और एक फॉल्स और एक ट्रू है तो वो फॉल्स रहेगा। 99% केसेस में जो भी आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे उसको आप पढ़ेंगे तो भी यही दिखेगा। 1% में आपको ऐसा लग सकता है कि ये रूल गलत तरीके से लिखा गया है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। आ रही बात समझ में? वो हम लोग एग्जाम्पल्स जब आएंगे, अभी जब लेने वाले हैं, तो उसमें आप लोगों को देखनी है वो चीज़। ठीक है, हाँ, कई बार ऐसे आपको लग सकता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, इसका वैल्यू ट्रू कैसे बोल रहे हैं ना, इसमें तो होता नहीं ज़्यादा, इसमें ऐसा लग सकता है किसी केस में, लेकिन रूल क्या कहता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी केस में ट्रू। ध्यान में क्या रखना है, ये वाला केस ध्यान में रखना है इम्प्लीकेशन के लिए, डबल इम्प्लीकेशन के लिए ये और ये ध्यान में रखना है, तो बाकी अपने आप हो जाएगा। मतलब दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, बाकी केस में फॉल्स। और में क्या ध्यान में रखना है कि फॉल्स कब आ रहा है, और में फॉल्स कब आता है जब दोनों फॉल्स होते हैं, और एंड में ट्रू कब आता है जब दोनों ट्रू होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है, बाकी जगह पे फॉल्स होता है। करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने देखा है इसके ऊपर तुरंत एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आएगा कि ये किसके लिए किया गया है और क्या मतलब समझाया मैंने आपको।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें सिर्फ सिंबॉलिकली लिखने के लिए आपको कहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहला क्वेश्चन है, हाँ बेटा बोले नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है 4 इज ऑड, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, और 1 इज प्राइम। अब ये दो स्टेटमेंट है जिनको और से जोड़ा गया है, तो मुझे इनका क्या करना है, इनका ट्रूथ वैल्यू मुझे लिखना है। इन कंपाउंड स्टेटमेंट का मुझे क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो इसको कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो मैं कहूंगा लेट P डिनोट्स 4 इज ऑड, Q डिनोट्स 1 इज प्राइम। जब बोर्ड में पूछा जाता है तो लिखना पड़ता है ये सारी चीजें। आपके पास तो ऑप्शन ही रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आप एज्यूम करेंगे इसको P इसको Q, और दोनों का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म, आवाज है मला इथे, सिंबॉलिक फॉर्म फॉर गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, फॉर गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज, क्या लिखेंगे, इज P और Q। हंसे कि नहीं, दोगों और ना जोड़ लेना। नाउ ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज, बताइए P का ट्रूथ वैल्यू, 4 इज ऑड, ऑड है क्या, 4 नहीं है, तो पहले स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स, एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज 1 इज प्राइम, ये भी फॉल्स है। तो नाउ therefore ट्रूथ वैल्यू ऑफ, आपको तो P और Q का निकालना है, दैट इज P क्या है, फॉल्स और फॉल्स, तो ये दिस इज आइडेंटिकली इक्वल्स टू फॉल्स और फॉल्स क्या होता है। अब और वाला ट्रूथ टेबल याद करना है कि और में क्या होता है, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है, दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स होता है। तो ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो और में तो बात समझ में भी आती है, क्योंकि और यहाँ पर इंक्लूसिव टाइप में यूज होता है, या तो ये या फिर ये या फिर दोनों, इस तरीके से। तो मतलब दोनों में से एक भी सही होगा तो पूरा स्टेटमेंट सही कहा जा सकता है ना, क्योंकि और उस तरीके से यूज होता है, या ये और दिस और दिस, तो ये सही है ये गलत है तो भी पूरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि और यूज किया गया है। सिर्फ गलत होने की एक ही गुंजाइश है कि दोनों भी फॉल्स हो। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इतना लिख लेंगे, कल हम फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करते हैं। इसमें देखो, इसमें आप लोग क्या समझे कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, पहले तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना सीखे और उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना सीखे। तो ये ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, और ये उनके लिए नोटेशंस वगैरह है, तो ये सब लिख लो, घर जाके देखो इसको, फिर मिलते हैं कल। तो यहाँ पे दिमाग नहीं करना है, बस ये रख लेना है। सिर्फ इस वाले केस में इम्प्लीकेशन में, क्योंकि इम्प्लीकेशन में अगर नहीं, और देखो और वाले में नहीं, और वाले में क्यों, और वाले में तो बहुत क्लियर है, और वाले में तो बहुत क्लियर है ना। देखो और यहाँ पर कैसे यूज किया गया है, अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता है 1 इज नॉट प्राइम, तो क्या होता है 4 इज ऑड और 1 इज नॉट प्राइम, मतलब एक भी सही आ रहा है तो पूरे स्टेटमेंट को सही कहा जा सकता है, क्योंकि और है, और इंक्लूसिव वे से यूज किया गया है। समझ लो बात को, मतलब आप समझिए जब आपके पास दो चॉइसेस है और कंपल्सन है, एंड में कंपल्सन होता है दोनों चॉइसेस का, और में कंपल्सन नहीं होता है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। जैसे मान लो आपके घर में मम्मी आपकी बाहर जा रही है, जैसे मेरे घर में होता है, मुझे कहा गया है कि बर्तन धो लो या फिर कपड़े धो लो, ये मेरे को बताया गया है। अब अगर मैं बर्तन धोता हूँ तो भी मम्मी के लिए ठीक है, मैं कपड़े धोता हूँ तो भी ठीक है, दोनों करता हूँ तो वाही बात है। बात समझ रहे हो आप? तो इसमें एक भी केस अगर ट्रू हो जाती है तो पूरे स्टेटमेंट ओके है, पूरा स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगा हमारे लिए। लेकिन एक दोनों भी, हाँ जब बर्तन और ये दोनों नहीं होंगे तो फिर कुटाई। आई बात समझ में? इम्प्लीकेशन में है ना, इम्प्लीकेशन में क्या होता है, हम जब सोचते हैं ना उसको हमारे वे से, जैसे स्टेटमेंट दिए हैं, देखो ऐसा है कि दो स्टेटमेंट हम ऐसे लेते हैं,
जैसे अगर बारिश हो रही है तो क्रिकेट का मैच नहीं खेला जाएगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ इट रेन्स देन देयर विल बी नो मैच। कैसे बोलेंगे इसको? देन मैच विल बी डिलेड। मैच कैंसिल कैसे बोलेंगे? हाँ, ऐसे इसको सिंपल बनाते हैं। इफ रेन्स इट रेन्स, इट यहाँ पर बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि किस सिचुएशन के बारे में। इफ इट रेन्स देन मैच इज कैंसल। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर लगा के देखते हैं, पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, मतलब बारिश भी हो रही है और मैच भी कैंसिल हो रहा है। मतलब अब हम सोचते कैसा है, हमें समझ में आ गया कि अगर बारिश होती है तो मैच कैंसिल होने वाला है। तो बारिश हो रही है मैच कैंसिल हो गया, ट्रू है। अब ये कहते हैं कि बारिश तो हो रही है लेकिन मैच कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम इसको फॉल्स बोल रहे हैं, क्योंकि बारिश होती है तो मैच कैंसिल होना चाहिए। अब इस वाले पे जाते हैं, बारिश नहीं हो रही है, मैच खेला जा रहा है, मैच इज नॉट कैंसिल। ठीक है, मैच कैंसिल आएगा ना, ट्रू मैच कैंसिल। हाँ मैच कैंसिल्ड है, मतलब हाँ ट्रू है। बारिश नहीं हो रही है नहीं, लेकिन फिर इसमें नहीं रुको, इसमें हमें बारिश होना और मैच कैंसिल होना, इसके ट्रूथ वैल्यूज आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात को? कैसे करेंगे डिफाइन? हे असं होतं बघा, त्याच्यामुळे ना ये ऐसा दिमाग में हो जाता है, इसलिए रूल्स बनाए हैं, बस उसको ध्यान में रखें। उसको अगर हम प्रैक्टिकली सोचेंगे ना तो फिर खराब हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है, दोनों बस अपना अपना ट्रूथ वैल्यू निकालो, देखो इसमें से किस में बैठते हैं, बात करें। ठीक है, लेंगे लेकिन हम करेंगे उसके ऊपर विचार आगे। अब आएंगे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें सोचेंगे। हाँ ठीक है, हाँ बेटा कल मिलते हैं।